हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। इसमें हम कई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और ये वन शॉट वीडियो रहेगी जहाँ पर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर करोगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हो तो यकीनन आपका एनुअल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें कई सारे प्रैक्टिस पेपर और लास्ट में मैप जो है वो भी देखेंगे। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस तरह की दो वन शॉट वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी, दोनों को बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, सामान्य निर्देश, जिसमें आपको दिया गया है कि इसमें आपको 6 खंड मिलेंगे, क ख ग घ अड़ और च। कुल 14 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से 15 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक 2 नंबर के, 6 और 7वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, 8 और 9 क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 से 13 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो 5 अंक का रहने वाला है। मानचित्र आधारित जो प्रश्न है उसकी जगह पर दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ खंड कर दिया गया है। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पहले ये हिंदी मीडियम में करेंगे, फिर इंग्लिश में। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन होंगे ना, लॉन्ग आंसर, उनके साइमल्टेनियसली आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है सही मिलान कीजिए। तो देखिए, संविधान की अंतरात्मा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान की अंतरात्मा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, संविधान के अंतरात्मा नीति निर्देशक तत्वों को बोला जाता है या संसदीय कार्य प्रणाली को या मौलिक अधिकार को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान की अंतरात्मा जो है वो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि वो सभी को अपने जो अधिकार हैं, सभी को इक्वल राइट्स जो है वो देते हैं। नेक्स्ट, दिए गए कथन में पढ़कर धर्मनिरपेक्ष देश की पहचान आपको करनी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष देश होता है वो उसको किस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है? जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया हो उसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। देश ई जो है, सभी धर्म को मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो वैसे तो हमारा आंसर यही है, जो देश ई है वही क्या है यहाँ पे? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में तो देखिए, वोट डालने का अधिकार है, धर्म राष्ट्र के धर्म को बढ़ावा देना है या मतों का मूल्य, तो इनमें से कोई ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वो 523 है। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डैश प्रदान किया गया है। तो क्या प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ जो है वो दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो ये एक्ट है ये 1989 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो इसमें देखिए, समय, गठन, जैव पदार्थ, जलवायु कारक, इनमें मृदा निर्माण का जो कारक नहीं है। तो इसमें जो गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है? तो कौन सी फसल है? तो जो गेहूँ है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है और अप्रैल मार्च में काटी जाती है। निम्नलिखित में से उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन करना है। तो उद्योगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं? तो देखिए, कच्चा माल भी प्रभावित करता है, श्रम भी प्रभावित करता है, बाजार भी उद्योगों को प्रभावित करता है और पूंजी भी। तो एक तरह से देखा जाए तो चारों ही जो है ये प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर डी रहेगा, 1 2 3 4 सभी। इंग्लिश मीडियम में करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो इसमें करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट। आइडेंटिफाई द सेकुलर कंट्री बाय रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट। तो कंट्री ई जो है वो क्या है? दैट इज़ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स। तो ई कंट्री वो सेकुलर है। सेकुलर जहाँ पर सभी जो रिलीजन है उन सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा? तो कितने हुए हैं? 523 हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, दैट इज़ राइट टू लाइफ। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट पास? तो कब हुआ था? 1989 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल फॉर्मेशन जो है दैट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बाकी टाइम है, ऑर्गेनिक मैटर है, क्लाइमेट फैक्टर है, ये सभी फैक्टर्स जो है ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में जो है वीट है वो ग्रो किया जाता है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, कैपिटल सभी जो है वो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं, तो आंसर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन अब पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 के रूप में, दोनों को पढ़ना है और बताना है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित नहीं हो सकते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वही हैं जो पूरित नहीं होते हैं, उनको अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका भंडार सीमित है, तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट ठीक है, तो कथन 1 और कथन दोनों सही हैं, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन आपको करना है। 1917 में बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, तो बिल्कुल ये 1917 में चंपारण की शुरुआत की थी, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज नील कृषकों के समर्थक थे, ये नहीं है, तो इसमें अभिकथन सही है, लेकिन कारण जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, सालाबाई की संधि जो है वो किस वर्ष में हुई थी, तो जो सालाबाई संधि है वो किस वर्ष में हुई थी, वो 1782 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी, ये मराठा और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी, क्लियर, जो युद्ध था उसको रोकने के लिए। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु डैश से हो गई थी, तो किससे हुई थी, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हैजे से हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो उनको रंगून जेल में रखा गया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत जो है वो कब की थी, तो शांति निकेतन की शुरुआत 1901 में की गई थी, क्लियर। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, तो ए आंसर रहेगा 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। टू स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट है, रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्विकली रिन्यूड एंड रिप्लेनिश, एंड नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आर दोज हुज रिजर्व आर लिमिटेड, ये भी ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, इसमें करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, असर्शन एंड रीजन, तो महात्मा गांधी लॉन्च द चंपारण मूवमेंट इन बिहार इन 1917, तो ये बिल्कुल ठीक है। एंड द ब्रिटिश वर सपोर्टर्स ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, तो वो सपोर्टर्स नहीं थे, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइंड, तो ट्रीटी ये कब साइंड हुई थी, 1782 में, और ये जो मराठा थे और जो ब्रिटिश थे उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कोलरा इन 1900, ठीक है, तो आदिवासी जो लीडर थे बिरसा मुंडा, उनकी डेथ जो है वो कोलरा से हुई थी। एट विच प्लेस डिड बहादुर शाह जफर डाई, तो कहाँ उनकी डेथ हुई थी, रंगून, जब वो जेल में थे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट शांति निकेतन, तो रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की शुरुआत जो है कब हुई थी, 1901 में। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, सेकंड का ए पार्ट है, ज्योतिबा फुले द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश मीडियम में करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, मेंशन एनी 2 वर्क्स डन बाय ज्योतिबा फुले फॉर सोशल रिफॉर्म, आंसर रहेगा, तो 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ही ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। He opposed caste discrimination and worked for social equality and justice. उन्होंने लड़कियों और निम्न जाति के बच्चों के लिए विद्यालय खोलकर शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने जाति भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता व न्याय के लिए उन्होंने कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द वर्क्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, आंसर रहेगा,
ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू हिज राइटिंग्स एंड स्पीसीज। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और लेखों व भाषणों के द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। उन्होंने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉल्ट सत्याग्रह के कारणों का परीक्षण कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ रॉल्ट सत्याग्रह। तो रोल्ट एक्ट के बारे में, द रोल्ट एक्ट अलाउड अरेस्ट विदाउट ट्रायल। रोल्ट एक्ट के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाई गिरफ्तारी का प्रावधान था। इट वायलेट सिविल लिबर्टीज एंड क्रिएटेड एंगर अमंग इंडियंस। इस कानून ने नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया जिससे जनता में रोष फैल गया, गुस्सा फैल गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। आंसर रहेगा, क्या रोल रहेगा गवर्नमेंट का इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। आंसर रहेगा, द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। इट एंश्योर इक्वल एक्सेस टू दीज फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सरकार जल, बिजली, सड़क, विद्यालय और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को ये सुविधाएं समान रूप से मिलें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की भूमिका का उल्लेख करना है। मेंशन द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, PIL इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आंसर रहेगा, रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इट अलाउ सिटीजन्स टू अप्रोच कोर्ट फॉर मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर। इट हेल्प पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल टू गेट जस्टिस। तो इसके माध्यम से नागरिक जन कल्याण से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठा सकते हैं। इससे गरीब और कमज़ोर वर्ग को न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अथवा में दिया गया है, दीवानी मुकदमों के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं और में गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल सूट्स। आंसर रहेगा, प्रॉपर्टी और लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, संपत्ति या भूमि से संबंधित विवाद, मैरिज और फैमिली रिलेटेड केसेस, विवाह या पारिवारिक मामलों से जुड़े विवाद। नेक्स्ट देखिए, खंडगा दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। भारतीय संसदीय शासन पद्धति का विश्लेषण कीजिए। सेक्शन C है, एनालाइज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आंसर रहेगा, इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्क्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्री परिषद के साथ कार्य करता है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का नाम मात्र का मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, भारतीय संघवाद का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज इंडियन फेडरलिज्म। आंसर रहेगा, इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विद पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन द power of the center and state and a strong central government maintain unity in diversity। भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। मजबूत केंद्र सरकार देश की एकता बनाए रखती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो आंसर क्या रहेगा, क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट क्रॉप्स। तो जलवायु कृषि को प्रभावित करती है क्योंकि वर्षा और तापमान फसलों पर प्रभाव डालते हैं। सॉयल फर्टिलिटी डिटरमाइन द टाइप एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। तो मिट्टी की उर्वरता फसलों के प्रकार और उत्पादन को निर्धारित करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। सिंचाई और आधुनिक तकनीक की उपलब्धता कृषि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, अथवा में दिया गया है, स्थानांतरी कृषि की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आंसर रहेगा, फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज।
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक जगह पे जाके वहाँ पे साफ़ कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे कुछ टाइम तक खेती की जाती है, और फिर जब वो जो लैंड है वो बंजर हो जाती है तो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो वनों को काटकर जलाकर भूमि साफ़ कर दी जाती है। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन द लैंड इज़ एबेंडोन। ठीक है, कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद भूमि जो है वो छोड़ दी जाती है। इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन, एंड यह मुख्य रूप से पहाड़ी और वन क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन डी रहेगा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अट्रैक्ट पॉपुलेशन टू सर्टेन एरियाज। जल की उपलब्धता जो है लोगों को किसी क्षेत्र में बसने के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है। फर्टाइल सॉयल एंड फेवरेबल क्लाइमेट सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु घनी जनसंख्या को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। औद्योगिक विकास जो है रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन्फ्लुएंस सेटलमेंट्स। परिवहन और संचार सुविधाएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। शांति और राजनीतिक स्थिरता भी जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, भारतीयों की शिक्षा के प्रति अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। 9th का ये रहेगा, एग्जामिन द अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूवर्ड्स एजुकेशन ऑफ इंडियंस। आंसर रहेगा The British introduced education mainly to create clerk for administration। तो अंग्रेजों ने शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से प्रशासन के लिए बाबू तैयार करने हेतु की। इंग्लिश लैंग्वेज वाज गिवन इम्पोर्टेंस ओवर इंडियन लैंग्वेज। तो भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया गया। एजुकेशन वाज लिमिटेड टू स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। शिक्षा समाज के सीमित वर्ग तक ही सीमित रही। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर नेग्लेक्टेड। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणालियों की उपेक्षा की गई। द एम वाज टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट रेदर देन इंडियन डेवलपमेंट। शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों का विकास नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति था। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीयों के लिए किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड रविंद्रनाथ टैगोर एडवोकेट फॉर इंडियंस। तो आंसर रहेगा, ही सपोर्टेड नेचुरल एंड जॉयफुल लर्निंग। वे प्राकृतिक और आनंदपूर्ण शिक्षा के समर्थक थे। ही एम्फेसाइज्ड एजुकेशन इन हार्मनी विद नेचर। वे प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण शिक्षा पर बल देते थे। ही बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड क्रिएटिविटी। वे स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मकता को महत्व देते थे। ही अपोज्ड रिजिड क्लासरूम लर्निंग। वे कठोर कक्षा प्रणाली के विरोधी थे। ही वॉन्टेड एजुकेशन टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। वे शिक्षा को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। तो वो जो है मानते थे कि जो प्रकृति जिस तरह से बच्चे का आप कह सकते हो कि एजुकेशन हो सकता है, वैसे हम उसको बाउंड्रीज में रखकर एजुकेशन नहीं दे सकते, इसीलिए वो अपोज करते थे रिजिड क्लासरूम लर्निंग को। नेक्स्ट देखिए, खंड ऑर्डर दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें अनुच्छेद को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशिएकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, यानी खुद को अलग महसूस करते हैं। हाशिए का मतलब है कि वो जैसे औरों की तरह अपने आप को महसूस नहीं करते, कि वो सबके बराबर खुद को महसूस नहीं करते। कई बार हाशिए पर समुदाय को लोगों को दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशिए पर समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और प्रभावशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशिएकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होते, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशिए पर महसूस कराने के लिए क्या करते हैं, विवश करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ समुदायों को हाशिए पर क्यों महसूस होता है।
तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, उनके हाशिएकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देंगे 10.1 का, क्योंकि कारण ही पूछा गया है कि क्यों महसूस होता है। आप एक पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया कि अलग भाषा बोलने के कारण, अलग रीति रिवाज अपनाने के कारण, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। हाशिए पर समुदाय संसाधनों और मौक़ों का लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं? तो वो लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं, तो यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, कई बार हाशिए पर समुदाय को यहाँ से कर लेंगे, हाशिए पर समुदायों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10.2 का। क्लियर है? और देखिए, हाशिएकरण किस प्रकार समुदायों को शक्तिहीन बना देते हैं? इसका आंसर भी आप यहीं से कर लेंगे कि हाशिए पर समुदाय, यहाँ से लेकर हाशिए पर समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और प्रभावशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, वो जो है शक्तिहीन बना देते हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ये 10.3 का आंसर यहाँ से हो जाएगा, हाशिए पर समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे एक बार और फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। वाई डू सम कम्युनिटीज़ फील मार्जिनलाइज्ड? मार्जिनलाइज मतलब कि उनको जो है क्यों अलग सा फील होता है। तो क्यों होता है कि मार्जिनलाइज कैन बी, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे आंसर लिखना। Marginalization can be because they speak a different language, follow different custom और belong to a different religion group from the majority community। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.1 का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, why are marginalized communities unable to take advantage of resource and opportunities? तो marginalized communities जो है वो resource और opportunities को क्यों अवेल नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ से लिखेंगे sometime से, Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resource and opportunity and their inability to assert their rights. तो वो अपने rights जो है वो नहीं ले पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका 10.2 का आंसर लिख देंगे। यहाँ तक भी लिख सकते हो, मार्जिनलाइज ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि एक 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज मार्जिनलाइजेशन डिसएम्पावर कम्युनिटीज़? मार्जिनलाइजेशन जो है कैसे डिसएम्पावर करता है? तो इसमें आप यहाँ से लिख देंगे दैट दे एक्सपीरियंस, यहाँ से इसको आंसर लिख दीजिए, दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस। More powerful and dominant section of society who have own land are wealthy, better educated and politically powerful। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दैट इज़ द मार्जिनलाइजेशन डिसएम्पावर कम्युनिटीज़। ये जो है 10.3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। कुछ निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मज़दूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार का एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह उन निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए क्या बनाए बच्चों, कानून बनाए, उनको लागू करे, उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो तो उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि कुछ निजी कंपनियां गलत हथकंडे क्यों अपनाती हैं? ठीक है, तो क्यों अपनाती हैं? वो अधिक मुनाफा कमाना चाहती हैं, इसलिए वो गलत हथकंडे अपनाती हैं। तो यहीं से आंसर लिख देंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, है ना, वो गलत हथकंडे अपनाती हैं। तो ये 11.1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? तो जो सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो है सही कानून बनाने चाहिए।
क्लियर। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यहीं से लिख देंगे कि सही कानून बनाने चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिख दीजिए कि जो है यहाँ से लिख सकते हैं, यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए, यह जिम्मेदारी है सरकार की। तो ये हमारा 11.2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार के लिए कानून बनाना ही पर्याप्त क्यों नहीं है। तो केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका सही ढंग से लागू होना भी आवश्यक है। तो इसमें ये लिख देंगे, अगर कानून कमज़ोर हो तो उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उससे क्या हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। तो ये 11.3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 11.3 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से, जो पैराग्राफ दिया गया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डू सम प्राइवेट कंपनीज रिसोर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिस। तो अनफेयर प्रैक्टिस क्यों करते हैं, हायर प्रॉफिट है वो कमाने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट। क्लियर, तो ये इसका आंसर रहेगा 11.1। अनफेयर प्रैक्टिसेस वो इसलिए करते हैं, गलत काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कानून जो है वो बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज एंड ऑल्सो हैज़ टू एनफोर्स द लॉज। लॉज बनाने चाहिए और उनको सही तरीके से क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो 11.2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई इट इज़ नॉट इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू सिंपली मेक लॉज। कि केवल लॉज बनाना क्यों ज़रूरी मतलब काफ़ी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो लॉज दैट आर वीक, अगर लॉज जो है बनाने के बाद वो कमज़ोर रह जाते हैं, एंड पुअरली एनफोर्स्ड कैन कॉज सीरियस हार्म, तो वो सीरियस हार्म कर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो ये 11.3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। जब हम इतिहास से या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को हर तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए। जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रही, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। क्वेश्चन है, इतिहास या कहानी को अध्याय में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इतिहास या कहानी को बांटने का मुख्य उद्देश्य होता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है, यहाँ से लिखेंगे, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। जैसे एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि हर अध्याय में, ताकि जो है कुछ सामंजस्य रहे। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि उसे आसानी से समझा जा सके। अब 1 नंबर का है तो एक पॉइंट भी लिख सकते हो कि आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पॉइंट बना दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12.1 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, पुराने इतिहास लेखन में भारतीयों की गतिविधियों की उपेक्षा क्यों हो जाती थी। तो इसमें यहाँ से करेंगे कि इतिहास जो है, यहाँ से इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर रहेगा आपका 12.2 का। नेक्स्ट देखिए, जब इतिहासकार पुरानी महत्वपूर्ण तिथियों को छोड़कर नई तिथियों को महत्व देने की बात करते हैं तो इससे इतिहास की व्याख्या में क्या परिवर्तन आता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि जिन तिथियों को महत्व दिया जाता रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रही, हमारे लिए नई तिथियां क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 12.3 का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 12.1 का आंसर बना सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12.2 का आंसर हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12.3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री और अ स्टोरी इनटू चैप्टर्स। क्यों डिवाइड करते हैं। तो इसमें रहेगा दैट इट इज़ टू गिव, यहाँ से लेकर टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, ताकि एक सामंजस्य बना रहे, कोहेरेंस बना रहे आपस में। एंड इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, ताकि उनको याद रखा जा सके
ठीक है, तो ये पॉइंट रहता है कि हिस्ट्री को डिवाइड क्यों किया जाता है, ताकि हिस्ट्री को याद रखा जा सके। ऐसे तो याद रहती नहीं है, तो इसीलिए उसको बांट दिया जाता है अलग अलग चैप्टर्स में। सेकेंड है, वाई वर द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस नेग्लेक्टेड इन अर्ली हिस्ट्री राइटिंग। अर्ली हिस्ट्री राइटिंग में जो इंडियंस की एक्टिविटीज़ हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, क्यों किया गया। तो जो लाइफ थी वो जो जनरल्स थे, गवर्नर जनरल्स, उन्हीं के चारों तरफ घूम रही थी। तो इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो जो हिस्ट्री है वो कहाँ थी, वो केवल ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे वही हिस्ट्री बना रखी थी। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डोंट फिट, दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई स्पेस नहीं था, उनकी तरफ कोई हिस्टोरियन ध्यान नहीं देता था कि उनकी भी कोई हिस्ट्री हो सकती है। तो ये 12.2 का आंसर रहेगा। थर्ड है, when historians abandon and old important dates and give important to new dates, अगर historian जो है पुरानी डेट छोड़ दें और नई डेट अगर डालें तो what change does this bring about in the interpretation to history, तो हिस्ट्री में क्या चेंज होगा। तो इसमें क्या रहेगा, दैट द ओल्ड डेट्स, यहाँ से लिख देंगे ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस, पुरानी डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। एंड अ न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, और नई डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो ये आंसर आपका 12.3 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अति चरघा पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो है प्रयुक्त कुछ तरीके हैं। तो क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या के कारण किस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर जो है वो पैदा हुआ है। तो किस जो बढ़ती जनसंख्या के कारण किस प्राकृतिक जो संसाधन है उसके ख़त्म होने का डर पैदा हो गया है। तो वो क्या है, आप लिख सकते हो भूमि संसाधन। ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, वन भूमि है, तो ओवरऑल क्या रहेगा, भूमि संसाधन। नेक्स्ट देखिए, भूमि संरक्षण का कोई एक तरीका आपको बताना है। तो भूमि संरक्षण का तरीका क्या हो सकता है, वन रोपण। तो भूमि का तरीका हो सकता है वन रोपण। नेक्स्ट देखिए, बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार भूमि संसाधनों का विनाश का कारण बनती है। तो बढ़ती जनसंख्या जो है बढ़ती आवश्यकताओं के कारण इनका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती हुई मांगों के कारण जो कृषि योग्य भूमि है उसका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। तो ये आपका 13.3 का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन दिया गया है, विच नेचुरल रिसोर्स इज थ्रेटेंड विद डिप्लीशन ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण क्या कम हो रहा है, किसका विनाश हो रहा है, लैंड का। तो लैंड रिसोर्स आप लिख देंगे कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब अ कॉमन मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, लैंड को कंजर्व किया जा सकता है बाय एफोरेस्टेशन। क्लियर, तो वो हो जाएगा एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो यहाँ से लिख देंगे, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड ऑफ हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग जो है फॉरेस्ट कवर। यहाँ तक लिख दीजिए बस, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, ये भी जो है सफिशिएंट है, नहीं तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, 2 नंबर का है तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 13.3 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपको मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। मैप दिया गया है आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे, देखिए दांडी, चंपारण, दिल्ली, लखनऊ, झांसी और जलियांवाला बाग, इनको मार्क करना है। नेक्स्ट मैप दिया गया है आपको, दांडी, चंपारण, दिल्ली, लखनऊ, झांसी और जलियांवाला बाग मार्क करना है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है दांडी, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में, ये लोकेशन दांडी की हो जाएगी। देन आपको दिया गया है चंपारण, देन आपको सेकंड दिया गया है चंपारण, तो ये लोकेशन जो है बिहार में, ये हो जाएगी चंपारण की। उसके बाद ये हो जाएगा दिल्ली। देन आपको लखनऊ दिया गया है, यूपी में लखनऊ हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा झांसी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर, तो पंजाब में हो जाएगा अमृतसर।
तो ये है कंप्लीट मैप। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सब बच्चों को क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खंड क दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सही विकल्प का चयन आपको करना है। सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। संघवाद दिया गया है, तो पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चंस को देखेंगे। संघवाद है, राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो ये दूसरा है। संघवाद क्या है? 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मत का अधिकार। ये संघवाद नहीं है। संघवाद है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना, तो ये संघवाद कहलाता है कि देश में एक से अधिक स्तर, जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, पंचायती जो संस्थाएं हैं, ठीक है, तो हमारे देश में क्या है? संघवाद है, अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। मयंक एक 13 वर्षीय लड़का है, वह एक कालीन बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए मयंक के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो मयंक के जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वो 13 वर्ष का है फिर भी उसे फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 150 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो 150 रुपये का नोट जारी होना चाहिए या नहीं, यह जो निर्णय है ये केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि इस तरह के जो भी मुद्रा से रिलेटेड निर्णय है वो केंद्र सरकार लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का वर्णन जो है वो किया गया है? तो भारत के अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 21 जो है उसमें जीवन के अधिकार के बारे में बोला गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? तो अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे दिए गए एक संकल्पना और कारण दिया गया है, कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। संकल्पना है, राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 233 है, और बिल्कुल ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये देखिए ना, इसका कोई ऐसा लॉजिक इसमें नहीं दिया गया है कारण में। दोनों ही ठीक है, इसलिए हमारा आंसर बी रहेगा। दोनों ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7 है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपक्षय। ठीक है। क्वेश्चन 8 है। निम्नलिखित में कौन सा निजी क्षेत्र का एक उद्यम है? तो निजी क्षेत्र का बताना है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ये निजी क्षेत्र का एक उद्यम है। क्वेश्चन 9 है। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या में क्या होता है? तो देखिए, मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है, तो क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें प्लासी की लड़ाई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण और बक्सर की लड़ाई। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लासी की लड़ाई आएगा, उसके बाद थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसके बाद थी बक्सर की लड़ाई और फिर था अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अगला है, प्राच्यवादी कौन थे? तो प्राच्यवादी जो है वो कौन थे? प्राच्यवादी थे एशिया की भाषा और संस्कृति में गहरा ज्ञान रखने वाले लोग जो है वो प्राच्यवादी थे, जिनका मानना था कि जो एशिया की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि अच्छी है। उन्होंने उस चीज़ को एडॉप्ट करने की डिमांड रखी थी। 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस प्रांत का विभाजन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस प्रांत का विभाजन किया था? बंगाल का। ये भी आ जाता है, साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो 1905 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखिए, वुड का नीति पत्र जो है वो कब लागू किया गया? तो 1854 में वुड का नीति पत्र लागू किया गया। सेक्शन ए दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर। तो इसमें करेक्ट मैच जो है वो कौन सा रहेगा? पूछा गया है फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं। फेडरलिज्म का मतलब कि अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसा ही है, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, गाँव में पंचायत सिस्टम अलग है।
तो हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, तो फेडरलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड है, मयंक इज ए 13-year-old बॉय, ही इज वर्किंग इन ए कारपेट मेकिंग फैक्ट्री, आइडेंटिफाई विच फंडामेंटल राइट ऑफ मयंक इज वायलेटेड। तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे वायलेट हो रहा है, तो वो कौन सा हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, 13 साल का है फिर भी फैक्ट्री में काम कर रहा है। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर ₹150 नोट शुड बी इशूड इन इंडिया और नॉट। तो कौन डिसाइड करेगा कि 150 रुपीज़ का नोट जो है वो चलना चाहिए या नहीं, तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। विच राइट इज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा राइट जो है डिस्क्राइब किया गया है, राइट टू लाइफ डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन वाज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट पास्ड, कब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एक्ट जो है वो ट्राइब पास किया गया था, 1989 में पास किया गया था। क्वेश्चन 6 है, टू स्टेटमेंट आर मार्क्ड एज एसेशन एंड रीजन। तो एसेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 233। रीजन दिया गया है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा। सो दोनों ही इसमें सही है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी रहेगा। ठीक है, दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7 है, द ब्रेकिंग एंड डिके ऑफ रॉक्स एक्सपोज बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज वेदरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन सा है इनमें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हेन द बर्थ रेट एक्सीड द डेथ रेट द पॉपुलेशन विल। तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट पे हुआ था, देन थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, देन बैटल ऑफ बक्सर हुआ एंड देन एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय द ब्रिटिश। आंसर हमारा सी रहेगा। व्हेन डिड बहादुर शाह जफर डाई। बहादुर शाह जफर जो है उसकी डेथ कब हुई थी, 1862 में। हु वर द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, तो पीपल विद नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ बच्चे आप मिस्टेक करते हो। तो जो है एशिया के जो डीप नॉलेज जिनको था उन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोविंस वाज डिवाइडेड बाय लॉर्ड कर्जन द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1905। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का जो है उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन थी, सरोजनी नायडू। व्हेन वाज वुड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। वुड की जो पॉलिसी थी, वुड जो पॉलिसी वो कब इम्प्लीमेंट की गई थी, 1854 में इम्प्लीमेंट की गई थी। नाउ सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। विच टू सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च में हिंदी मीडियम में देख लेंगे, दांडी मार्च में भारतीय समाज के किन दो हिस्सों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो देखिए आंसर क्या रहेगा, पार्टिसिपेशन इन दांडी मार्च। पार्टिसिपेशन किस किसने किया था, पीजेंट्स फ्रॉम विलेजेस एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट द सॉल्ट सत्याग्रह। गांव के किसानों ने, ठीक है, किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नमक सत्याग्रह का समर्थन किया। उसके अलावा किसानों के अलावा आदिवासी जो थे उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, जो ट्राइब्स थे। वुमेन ऑल्सो टेक पार्ट इन लार्ज नंबर एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉज। और इसके साथ साथ महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है थर्ड का, ये भारत के किन्हीं दो औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी टू इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, टू इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हो जाएंगे, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके अलावा बेंगलोर लिख सकते हो, तमिलनाडु प्रदेश लिख सकते हो, हुगली प्रदेश लिख सकते हो। ये सभी जो है इंडस्ट्रियल रीजन है जो इंडिया में है। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में दिया गया है, उद्योग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इंडस्ट्री। तो आंसर क्या रहेगा, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री जो है दैट रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी concerned with the production of goods, extraction of minerals and providing services। तो जो इंडस्ट्री है, उद्योग, वह आर्थिक गतिविधि है जिनसे वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का उत्खनन या निष्कर्षण और सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती हैं। वो क्या कहलाता है, वो उद्योग कहलाते हैं, इंडस्ट्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था की प्रतीक है। कथन के आलोक में भारतीय संसद के महत्व का वर्णन करना है कि भारतीय संसद का क्या महत्व है। द इंडियन पार्लियामेंट इज अ सिंबल ऑफ द इंडियन पीपल फेथ इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट।
तो देखिए इम्पोर्टेंस क्या रहेगी इंडियन पार्लियामेंट की। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। संसद जो है वो देश के लिए कानून बनाती है। इट रिप्रेजेंट द विल एंड फेथ ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र में जनता की आस्था और इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इट कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड डिस्कस नेशनल इश्यूज़। यह सरकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है इसके, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन करना है, फोर्थ का बी रहेगा। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। वह मंत्री परिषद का गठन करता है और उसका नेतृत्व करता है। वह राष्ट्रपति को सलाह देता है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉफ़ी की कृषि जो है उसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उसके अलावा आप जो चावल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, गेहूं की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो भी आप अच्छे से कीजिएगा। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। आंसर करेंगे, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। अगर आप ये याद ना करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु ज़रूर याद कीजिएगा। उसके अलावा वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। रेनफॉल बिटवीन 150 टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी। ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स अंडर शेड, तो ये पहाड़ी ढलानों पर छाया में उगाई जाती है। और इसके लिए जो मिट्टी इंपॉर्टेंट रहती है ना, वो दोमट मिट्टी रहती है, ठीक है। दोमट मृदा जो है उसमें ये बहुत अच्छी उगती है। ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, एक्सप्लेन रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज़ ऑन एजुकेशन फॉर द इंडियन पीपल। रविंद्रनाथ टैगोर के भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर विचारों की व्याख्या आपको करनी है। आंसर रहेगा, देखिए, ही बिलीव्ड एजुकेशन शुड डेवलप क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। उनका मानना था कि शिक्षा को रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच के साथ विकास का साधन मानते थे। इसके अलावा देखिए जो महात्मा गांधी के विचार हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो भी एक बार ज़रूर कीजिएगा। लर्निंग शुड टेक्स प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग। उनका मानना था कि शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। एजुकेशन शुड प्रमोट हार्मनी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। शिक्षा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करे। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में दिया गया है, वुड डिस्पैच के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन ऑफ वुड डिस्पैच। तो देखिए मेन प्रोविज़न वुड डिस्पैच के क्या रहेंगे, इट एम्फेसाइज द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो इससे भारत में अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। यूनिवर्सिटीज़ वर टू बी एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में वुड डिस्पैच के जो प्रोविज़न था उसके चलते विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई। इट रिकमेंडेड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की अनुशंसा की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सप्लेन। भारतीय संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति उनके जो अधिकार हैं यानी SC ST उनकी रक्षा किस प्रकार करता है, व्याख्या कीजिए। आंसर रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ SC ST राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी गई है। इट प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अस्पृश्यता और भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। और अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17। स्पेशल सेफगार्ड एंड वेलफेयर स्कीम आर प्रोवाइडेड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। उनके उत्थान के लिए विशेष सुरक्षा और कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बी पार्ट, हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं, कथन की समीक्षा कीजिए। और में दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिसीज मैनी लॉज हैव बीन ऑल्सो मेड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, रिव्यू द स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए, लॉज एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ क्या किया गया है, गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन फॉर अपलिफ्टमेंट, उत्थान के लिए आरक्षण जैसी विशेष नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा लॉ बनाया गया है, ठीक है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आर गिवन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, शोषण और अन्याय के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
तो इस तरह से जो लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो बनाई गई हैं। मैंने अभी बताया आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग: इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, पॉपुलेशन पिरामिड, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। इनमें से कोई 5 आपको एक्सप्लेन करने हैं। हिंदी मीडियम में देख लेंगे। अप्रवास को परिभाषित करना है या उत्प्रवास है, जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या के संगठन है, जनसंख्या वितरण है और मानव संसाधन। 1 बाय 1 हम समझेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन या हम बोलेंगे आप्रवास, ठीक है। जब व्यक्ति जो है नए देश में जाता है तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट। जब लोग किसी दूसरे देश में आकर किसी देश में स्थायी रूप से बसते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आप्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला है ई माइग्रेशन, यानी उसको हम क्या कहेंगे? उत्प्रवास कहेंगे। जब व्यक्ति कोई एक देश को छोड़ रहा है तो जब वो छोड़ रहा है तो उसको उत्प्रवास कहा जाता है। यानी ई माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। जाएगा तो आप्रवास कहलाएगा जिस देश में जा रहा है, और जिस देश को छोड़ रहा है उसको उत्प्रवास कहलाएगा, यानी ई माइग्रेशन कहलाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है कि A population pyramid is a graphical representation that shows the age and sex composition of a population. जनसंख्या पिरामिड एक चित्रात्मक प्रस्तुति है जिसमें आयु और लिंग के आधार पर जो है क्या दिखाया जाता है? जनसंख्या को दिखाया जाता है कि कितने वर्ग के, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उस तरह से दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला है पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या का संगठन। Population composition refer to the structure of population according to age, sex, literacy, occupation and income. तो यानी जनसंख्या का संगठन आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय और आय के आधार पर जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है कि कितने महिलाएं हैं, कितनी आयु वर्ग की हैं, कितनी शिक्षित हैं, ये सभी जनसंख्या का संगठन कहलाता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण कैसे है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि किस क्षेत्र में लोगों के रहने का ढंग या फैलाव को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट दिया गया है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू पीपल हु आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कितने लोग एजुकेटेड हैं और डेवलपमेंट में कितने लोगों की भागीदारी है वो बताता है। तो मानव संसाधन शिक्षित और कुशल लोग जो देश के विकास में योगदान देते हैं उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से आप कंप्लीट इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो आंसर रहेगा स्ट्रक्चर क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट वो क्या है? सबसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे यहाँ पर उच्च न्यायालय है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बिलो इट आर हाई कोर्ट इन द स्टेट। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है वो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट हैं। और उसके बाद एट द लोवेस्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब बात करते हैं इसके जो है फंक्शन की। फंक्शन यानी इसके कार्य क्या रहेंगे? तो कार्य क्या है? इट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान है उसकी व्याख्या करते हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है। इट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नागरिक, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन खंड अड़ देखिए, इसमें केस आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको एक पैराग्राफ इस तरह से गद्यांश दिया हुआ है और इनमें से जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको करने हैं, ठीक है। शासन ने, हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा जो है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा जो सुविधाहीन समाज है उसकी मदद करके। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की क्या करते हैं बच्चों? रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है
उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिकार जो है वो प्राप्त हों। ठीक है। नागरिकों, पहला क्वेश्चन है, नागरिकों के बीच जो समानता है वो क्यों आवश्यक है? तो समानता क्यों आवश्यक है? समानता आवश्यक है समान अवसर प्रदान करने के लिए, समान अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है। किसी एक सरकारी योजना का नाम बताइए जो समानता को बढ़ावा देती है। तो कौन सी है? जो हमारी मिड डे मील जो यहाँ पर सरकारी योजना है वो हम लिख सकते हैं, आपके स्कूल में सभी बच्चों को खाना मिलता है तो यहाँ पर लिख देंगे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, सरकार समानता के अधिकार को किस प्रकार लागू करती है? तो किस प्रकार लागू करती है? एक तो लागू करती है कानून के द्वारा, ठीक है, और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम द्वारा। तो ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा 10.3 का ये फर्स्ट पॉइंट, ये 10.3 के आंसर का सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, सेक्शन ई केस बेस्ड। तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। वाई इज इक्वलिटी अमंग सिटीजन नेसेसरी? ठीक है, समानता क्यों ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है? टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको समान अवसर देने के लिए। नेक्स्ट है, नेम एनी वन गवर्नमेंट स्कीम विच प्रमोट इक्वलिटी? तो कौन सी स्कीम है? मिड डे मील स्कीम। हाउ डज द गवर्नमेंट एनफोर्स द राइट टू इक्वलिटी? ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी कैसे एनफोर्स करती है गवर्नमेंट? तो हमने पढ़ा था ना कि जो है बाय इम्प्लीमेंट लॉज हैं। तो फर्स्ट थ्रू लॉज, तो पहला पॉइंट हो जाएगा थ्रू लॉज, ये हो जाएगा 10.3 का फर्स्ट, एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10.3 का सेकंड। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है और मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो है वो वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंकलन और बाढ़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया है मृदा अपरदन जो है वो क्या है? इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, फिर साथ ही इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो सॉइल इरोजन डिप्लीशन एक बार पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल इरोजन? तो यहाँ से आंसर कर लेंगे। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट लाइक विंड एंड वाटर। ठीक है, जो ऊपरी उपजाऊ परत है उसका ह्रास होना, वो हट जाती है, हवा या पानी द्वारा हट जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मृदा अपरदन संसाधन के रूप में मृदा के लिए खतरा क्यों है? तो मृदा के लिए खतरा क्यों है? क्योंकि इससे मृदा की जो उर्वरता है वो कम होती है। वाई सोयल इरोजन ए थ्रेट टू सोयल एज रिसोर्स? तो आंसर रहेगा मृदा अपरदन जो है वो खतरा है क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है। इट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और कृषि उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के 2 कॉज लिखने हैं, तो डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ये पॉइंट हो जाएगा 11.3। ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे। मृदा अपरदन के 2 कारण अतिचारण और जो है क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन है, अतिचारण है, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 11.3 में आप लिख देंगे वनोन्मूलन और अतिचारण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस, पर्पट या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, चट्टान खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, और यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। अब यहाँ से आंसर करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के किसी एक घटक का नाम लिखिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण देखिए, भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। तो कोई भी एक आप लिख देंगे। 12.1 का आंसर। स्थलमंडल क्या है? तो पृथ्वी की ठोस या ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। 12.2 का आंसर।
स्थलमंडल को अनियमित सतह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है पहाड़, पठार, मैदान आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल जो है विषम धरातल होता है। तो ये 12.3 का आंसर। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। नेम एनी वन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सभी क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर जो ऊपरी लेयर है दैट इज हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। वाई इज लिथोस्फीयर टर्म्ड एज इरेगुलर सरफेस? इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैलीज एट्सेट्रा। ये 12.3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 है। जो आंसर होते हैं ना मोस्टली वो गद्यांश में मिल जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि गद्यांश में डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा उसको जो है रिफॉर्म करके लिखना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिए गए गद्यांश को पढ़ना है। तो जाटों की शक्ति जो है सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। किसके शासनकाल में जाट साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था? तो किसके शासनकाल में? महाराजा सूरजमल। तो क्या आ जाएगा? महाराज सूरजमल। नेक्स्ट देखिए, महाराज सूरजमल की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। उपलब्धियां क्या हैं? सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला जो है इनमें से सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो ये 13.2 का आंसर हो जाएगा। महाराज सूरजमल के अधीन जाट साम्राज्य की सीमा जो है वो कहाँ तक फैली थी, ये आपको बताना है। तो इसमें यहाँ से आ जाएगा, देखिए, आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये आंसर हो जाएगा। यहीं तक फैली थी ना, तो ये 13.3 का आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। क्वेश्चन 13 है, पैसेज को रीड करना है। अंडर हुज रेन वाज द जाट किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ। ठीक है, तो किसकी पावर में फैला था? तो महाराजा सूरजमल के पावर में जो है फैला था। तो 13.1 का आंसर हो जाएगा। मेंशन सम अचीवमेंट ऑफ महाराजा सूरजमल। सूरजमल की क्या अचीवमेंट थी? तो उन्होंने जो है बहुत सारे क्या बनवाए थे? फोर्ट बनवाए, पैलेस बनवाए, जिसमें लोहागढ़ जो फोर्ट है भरतपुर का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा 13.2 का। व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ जाट किंगडम अंडर महाराजा सूरजमल? जाट किंगडम की जो सीमाएं थी कहाँ तक फैली हुई थी? तो ये फैली थी यहाँ से मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। ये हो जाएगा आपका 13.3 का आंसर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्शन एफ जो है बच्चों मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कानपुर, झांसी, मेरठ, खेड़ा, जलियांवाला बाग और चंपारण, ये आपको क्या करना है? मार्क करना है। हिंदी मीडियम में देख लीजिए बात। ठीक है, मानचित्र कौशल आधारित है। कानपुर, झांसी, मेरठ, खेड़ा, जलियांवाला बाग, चंपारण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। आपको आपके साथ जो मैप है वो भी शेयर किया जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे, देखिए पंजाब में यहाँ पे क्या है? ये है जलियांवाला बाग हो जाएगा। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिल्ली के पास ये क्या है? मेरठ है, ये मेरठ हो जाएगा, ये जलियांवाला बाग। उसके बाद यहाँ पर ये क्या लोकेशन रहेगी? कानपुर की, यहाँ पे रहेगा झांसी, और बिहार में रहेगा यहाँ पे चंपारण, और गुजरात में यहाँ पे रहेगा खेड़ा। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंपारण और जलियांवाला बाग, इनमें से एक ज़रूर आ जाता है, तो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगला है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया गया है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था नाना साहेब ने। उसके बाद है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई। उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां मेरठ स्थित है। तो मेरठ कहाँ है? यूपी। जहाँ पर खेड़ा स्थित है, खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा है गुजरात में, अभी हमने किया ना मैप में, गुजरात में। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? वो है पंजाब में। और जहाँ चंपारण है, चंपारण कहाँ पर है? चंपारण है बिहार में। हु लेड द रिवोल्ट इन 1857 इन कानपुर? तो ये कौन थे? ये थे नाना साहेब। ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई आ जाएगा।
और उसके बाद मेरठ जो है कहाँ लोकेटेड है, यूपी। खेड़ा कहाँ है, गुजरात। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, ये है पंजाब। और चंपारण कहाँ है, बिहार। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। सबसे पहले खंड कर दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ से हम पहले ये हिंदी मीडियम में कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। दोनों मीडियम में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक रहेंगे बहुविकल्पीय। तो देखिए, निम्नलिखित परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इसमें कौन सा जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है? तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है वो कौन सा रहेगा? इसमें देखिए, राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल नहीं देता, यही हो जाएगा, नहीं है बताना है। बाकी सभी धर्मनिरपेक्षता के अकॉर्डिंग होते हैं कि हर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने का अधिकार है, धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? तो इसमें देखिए टोटल कितनी है हमारे पास, 543 हैं कुल जो है सांसद। अब बहुमत के लिए 543 है, इसको 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 271.5 यानी 272 और +1 तो कितने होने चाहिए? कुल वोट जो है 273 होनी चाहिए। जिसके पास भी, जिस पार्टी के पास भी 273 से ज़्यादा वोट हैं वो पार्टी सरकार बना लेगी। तो इसमें कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? इसके पास आर के पास कितनी है? 280 हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर बना लेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है? तो दीवानी अपराध शाखा के अंदर कौन सा आएगा? जो जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद होता है वो किस में आएगा? दीवानी अपराध में। बाकी चोरी है, दहेज है, हत्या है, ये फौजदारी अपराध में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5 है, कौन सा कथन जनहित याचिका यानी PIL के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। क्लियर? तो देखिए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी, बिल्कुल ठीक है। जनहित याचिका ज़्यादा लोगों तक न्याय की पहुंच के लिए बनाई गई है, बिल्कुल ठीक है। जनहित याचिका केवल जिला अदालतों में दायर की जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर का भोजन की व्यवस्था जनहित याचिका द्वारा संभव हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चावल की कृषि के लिए क्या आवश्यक है? तो चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए अधिक वर्षा, अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। सी विल बी द राइट आंसर। सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो देखिए, सुधा डेयरी जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र का उद्योग के साथ आपको मैच करना है। तो इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। सी विल बी द राइट आंसर। किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठन क्या बताता है? तो किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठन बताता है कि उस क्षेत्र में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं और किस आयु वर्ग के हैं। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, उचित विकल्प की सहायता से नीचे दिए गए कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल के नवाब बने। तो कौन बने थे? सिराजू दौला बने थे। 19वीं सदी में विलय नीति की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो विलय नीति की शुरुआत वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो 1857 का विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। मई 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप जो है वो चढ़ाया गया है। 19वीं सदी में प्राच्यवादी विचारधारा शिक्षा में भारतीय ज्ञान के समर्थक थे। तो इनमें कौन थे? तो विलियम जोन्स जो हैं वो इसके समर्थक थे। 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार, तो आर्म्स एक्ट क्या था कि भारतीय जो है वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे, वो आर्म्स एक्ट था। आर्म्स यानी जो हथियार होते हैं, तो भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बी विल बी द राइट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे।
Which fundamental right is violated in the following situation? If a leader of a state prevent people from other state from working in their state. ठीक है, एक जो लीडर है वो अपने स्टेट में दूसरों को काम नहीं करने दे रहा है तो वो क्या रहेगा? दैट इज़ कौन से जो आप कह सकते हो कि राइट है उसको वायलेट कर रहा है? राइट टू फ्रीडम को. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेकुलरिज्म? कौन सी स्टेटमेंट है? दैट इज़ द स्टेट ऑफिशियली प्रमोट अ पर्टिकुलर रीजन एज द स्टेट रिलीजन. उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है, तो इसमें आर हो जाएगा क्योंकि 543 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो जो शीट है वो 280 इससे ज़्यादा है तो आर जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल ऑफेंस? सिविल ऑफेंस जो है वो कौन सा है? डिस्प्यूट रिलेटेड टू द सेल ऑफ लैंड, बाकी सिविल ऑफेंस नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? जो स्टेटमेंट सही नहीं है तो PIL कैन ओनली बी फिल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सही नहीं है. थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आर्टिकल 17. राइस कल्टिवेशन रिक्वायर, राइस कल्टिवेशन को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर. तो इसमें कौन सा रहेगा? देखिए, सुधा डेयरी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मारुति उद्योग है. तो प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर सही मैच हो जाएगा. द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ एन एरिया इंडिकेट. पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है कि एक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ मेल हैं, फीमेल हैं और उनकी एज क्या है? ए विल बी द राइट आंसर. फिल इन द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन. After the death of Alivardi Khan in 1756, Dash became the Nawab of Bengal. तो कौन बने थे? सिराजुद्दौला. Who introduced the polity of doctrine of lapse in 19th century? ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसने इंट्रोड्यूस की थी? दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी. वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? कहाँ हुआ था? मेरठ में. In May 1857, some sepoy of the English East India Company refused to practice with the new cartridge because they believed that. उनको क्या लगा था? सिपोई ने जो है क्यों प्रैक्टिस रिफ्यूज़ कर दी थी? क्योंकि उनको लगा था कि जो कार्ट्रेज हैं उनके अंदर ग्रीस जो किया गया है वो काउ एंड पिग फैट का है. नेक्स्ट देखिए, इन द 19th सेंचुरी सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी. ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए कौन थे सपोर्टर? वो थे विलियम जोन्स. According to the Arms Act of 1878, the right of Indians to keep weapons was taken away. कि जो इंडियंस हैं वो हथियार नहीं रख सकते, ऐसा जो है आर्म्स एक्ट था 1878 का. नाउ सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. हाउ डज द गवर्नमेंट एंश्योर सोशल जस्टिस? तो सरकार जो है वो किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है? आंसर रहेगा हाउ गवर्नमेंट एंश्योर सोशल जस्टिस. ठीक है, तो देखिए, बाय मेकिंग लॉज दैट प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले कानून बनाकर. बाय इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन, गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करके. बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू SC ST एंड OBC, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर. बाय एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करके. अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. यहाँ से आंसर कर लेंगे तो देखिए 2 मेजर कौन से हो जाएंगे? एक तो एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, एंड टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग यानी सीढ़ीदार खेती और समूच जुताई जो है, ये हो जाएंगे सॉइल कंजर्वेशन के 2 तरीके, जिनको आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो. नेक्स्ट देखिए, अथवा दिया गया है, भूमि उपयोग किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर भूमि के कौन कौन से प्रकार हैं? व्हाट इज लैंड यूज? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड बेस्ड ऑन ऑनरशिप? तो लैंड यूज़ क्या है? लैंड यूज़ मीन्स द वे इन विच लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़. तो किस किस पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ होती है? लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग एट्सेट्रा. टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो प्राइवेट लैंड हो जाएगी और गवर्नमेंट लैंड. ठीक है, भूमि उपयोग से आशय है कि भूमि का विभिन्न कार्यों जैसे कृषि है, उद्योग है, आवास आदि के लिए उपयोग किया जाता है. और स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सरकारी भूमि, ये 2 टाइप हो जाएंगी. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में किन तरीकों का प्रयोग जो है वो किया गया? What methods were adopted in the Swadeshi movement to oppose the partition of Bengal?
तो आंसर रहेगा मेथड्स यूज्ड इन स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बायकॉट किया गया फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशंस, सभाएं और जुलूस आयोजित किए गए। यूज़ ऑफ नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ये सभी पॉइंट्स जो है बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें यही हो जाएगा कि जनसंख्या जो है जहाँ क्लाइमेट अच्छी है, जलवायु अच्छी है, वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो यही फैक्टर आपको बताने हैं। मेंशन एनी 2 जियोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वे फैक्टर कौन से होंगे? एक तो क्लाइमेट हो जाएगा, यानी जलवायु, जहाँ पर अच्छी जलवायु होगी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो भी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो नदी हैं, नदियों के किनारे जो शहर हैं वो बहुत ज़्यादा बसे हुए मिले हैं, ठीक है। वहीं पर क्या मिलती थी? पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक सामाजिक और किसी एक आर्थिक कारण का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 1 सोशल एंड एनी 1 इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए 1 सोशल फैक्टर कौन सा रहेगा? एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो सोशल फैक्टर है, ठीक है। और इकोनॉमिक फैक्टर क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार के अवसर। ये क्या किस में रहेंगे? ये जो है आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा आप स्वास्थ्य सुविधा यानी हेल्थ जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी इसमें लिख सकते हो। शिक्षा की सुविधा यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है, यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। खंड ग दिया गया है, लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के प्रश्न होंगे। भारत में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया है, इसके क्या लाभ हैं। 6th है, हाउ इज़ द जुडिशरी इन इंडिया केप्ट इंडिपेंडेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट। आंसर लिखेंगे, हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया एंड इट्स एडवांटेजेस। तो देखिए जजेस जो है दे अपॉइंटेड थ्रू अ फिक्स्ड प्रोसीजर। इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति एक निश्चित प्रक्रिया से होती है। दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका पद वो सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। देयर सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, और उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। नाउ इसका एडवांटेज क्या है? जो जुडिशरी है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं बच्चों, उनकी रक्षा होती है इनसे। एंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जो है निर्णय मिलता है। मेंटेन रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन वो बना रहता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, भारत में न्यायपालिका की संरचना की व्याख्या कीजिए। और में दिया गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। आंसर रहेगा, देखिए जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट वो क्या है? एट द टॉप है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर रहेगी। हाई कोर्ट इन स्टेट, राज्यों में उच्च न्यायालय होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट लोअर लेवल, नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होगा। नेक्स्ट देखिए, वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा के क्या लाभ बताए गए हैं। व्हाट बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन एजुकेशन वर हाईलाइटेड इन द वुड डिस्पैच। क्या बेनिफिट्स रहेंगे? स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, वुड डिस्पैच में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका विकास। ये वुड डिस्पैच में रिकमेंडेशन दी गई थी। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, भारतीय ज्ञान और शिक्षा के विषय में विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कॉलब्रुक के विचारों की व्याख्या आपको करनी है। और में एक्सप्लेन द व्यूज़ ऑफ विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस कॉलब्रुक ऑन इंडियन नॉलेज एंड एजुकेशन। देखिए आंसर रहेगा, विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कॉलब्रुक के क्या विचार थे। दे बिलीव्ड इंडियन कल्चर एंड नॉलेज वर रिच, ठीक है, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान जो है उसको समृद्ध माना। दे सपोर्टेड स्टडी ऑफ संस्कृत एंड एंशियंट टेक्स्ट, संस्कृत और जो प्राचीन ग्रंथ है उनके अध्ययन का समर्थन किया। दे प्रमोटेड ओरिएंटल लर्निंग, जो प्राच्य शिक्षा थी उसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट देखिए, खंडगत दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है वो किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज़ द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, यानी जो देश में सरकार बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके गठन के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ से आंसर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट।
इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नियमित समय पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। जनता लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि जो है उनका चुनाव करती है। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत सीटें मिलती हैं, ज़्यादा सीटें मिलती हैं, वही क्या बनाता है, सरकार बनाता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री वो मंत्री परिषद का गठन करते हैं, जैसे अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं, एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ दिया जाता है, जो शासन चलाने में सहायता करते हैं। सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है और संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो ये पॉइंट्स जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे, क्लियर। और यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि इसमें किस तरह से क्या जो है लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार रीडिंग कर लें इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, संसद में प्रश्नकाल किसे कहते हैं? संसद को नियंत्रित तथा मार्गदर्शित करने में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और में दिया गया है, व्हाट इज क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट, एक्सप्लेन इट्स रोल इन कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग पार्लियामेंट। तो देखिए क्वेश्चन आर क्या है। क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आर ऑफ अ सिटिंग इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स अबाउट गवर्नमेंट वर्क एंड पॉलिसीज। जो प्रश्नकाल है वो संसद की बैठक का पहला घंटा होता है, जिसमें सांसद जो है वो सरकार के कार्यों और नीतियों से संबंधित प्रश्न जो है वो किससे पूछते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ क्वेश्चन आर, जो ये प्रश्नकाल है इसकी भूमिका क्या रहेगी वो देखेंगे। तो देखिए भूमिका क्या है, इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, यह सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। इट गिव मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रेज पब्लिक इश्यूज, सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर देता है। इट हेल्प इन चेकिंग मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखता है। इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इट गाइड एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्यों को नियंत्रित और क्या करता है, मार्गदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उचित तर्कों के साथ व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट। आंसर रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिकों की उपलब्धता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, परिवहन की सुविधा है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, ऊर्जा की उपलब्धता है। मार्केट फैसिलिटी होनी चाहिए, बाज़ार की निकटता होनी चाहिए। अगर बाज़ार नहीं होगा तो उद्योग जो है वो एक तरह से पर्पसलेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी है, सरकारी नीतियाँ जो है होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट आर इजीली अवेलेबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। तो जो भी उद्योग हैं वो वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल, श्रमिक, परिवहन, बाज़ार आसानी से उपलब्ध हों, ताकि लागत कम और लाभ जो है क्या हो, अधिक हो, ठीक है। खंड अड़ दिया गया है, केस आधारित प्रश्न रहेगा। एक काल्पनिक राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए राजनीतिक दल दिया गया है और चुने हुए सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जन पार्टी है, देखिए 68 दिया गया है। अब अगर इसमें पूछा गया है अलग अलग पार्टी को अलग अलग सीटें मिली हैं, उपरोक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी तथा क्यों। तो इसमें कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली हैं। अब देखिए ज़्यादा में भी क्या है कि जीतने के लिए 68 को 2 से भाग कीजिए, यानी 3 और 4 + 1, यानी टोटल कितनी सीटें चाहिए जीतने के लिए, 35 जो है सीटें चाहिए। 35 से ज़्यादा किसके पास है, जन पार्टी के पास है। तो सत्ताधारी दल कौन कहलाएगा, जन पार्टी कहलाएगी। और क्यों कहलाएगी, क्योंकि आधे से अधिक निर्वाचन सीटों पर जीत हुई है। अब ये आंसर लिख देंगे हम। उपरोक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी प्रमुख विरोधी दल कहलाएगी और क्यों। अब विरोधी दल इसमें क्या है, जिसके पास ऑपोजिशन में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जैसे इंसाफ पार्टी है, इसके पास 21 हैं। तो ये जो है क्या कहलाएगी, ये ऑपोजिशन पार्टी विरोधी दल कहलाएगी, क्योंकि इसके पास जो है दूसरी बड़ी पार्टी है ये। मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा, जो भी जन पार्टी है इसके जो बहुमत इसको मिलेगा। अब यहाँ से एक मुखिया का चुनाव किया जाएगा, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे, फिर जो है साथ में ही इनके आंसर देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल विच पार्टी विल बी कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, तो जन पार्टी कहलाएगी। एंड वाई, क्योंकि इसके पास ज़्यादा सीटें हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल विच पार्टी विल बी कॉल्ड द मेन अपोजिशन पार्टी, तो इंसाफ पार्टी। एंड हाउ विल बी द चीफ मिनिस्टर बी इलेक्टेड, चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट किया जाएगा।
यहाँ से तीनों क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे बच्चों। जन पार्टी वोन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट इन द इलेक्शन, तो जन पार्टी ने कुल निर्वाचन सीटों में से आधे से अधिक सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है। इंसाफ पार्टी बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अपोजिशन में रहेगी। और उसके बाद है कि जो मुख्यमंत्री है वो कैसे चुना जाएगा, तो इन द लेजिस्लेटिव असेंबली मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट इट्स लीडर, बहुमत प्राप्त दल अपना नेता का चुनाव करते हैं और राज्यपाल की मंजूरी के बाद वही नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से ही है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं जो है इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, यानी जो प्राथमिक होते हैं वो बिल्कुल एग्रीकल्चर यानी कृषि आधारित होती हैं और उनसे जो क्रियाएं की जाती हैं जैसे कि स्टील बनाना है, डबल रोटी पकाना है, जो कि किसके ऊपर है, आटे के ऊपर है, कपड़ा बुनना कपास के ऊपर है, तो वो किस में आ जाएंगे, द्वितीयक में आ जाएंगे। और तृतीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, जो भी सेवाएं हैं वो तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण रहेंगे। अब पूछा गया है आपसे चीनी जो है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, चीनी बनाना। अब चीनी बनाना यानी चीनी किससे बनेगी, गन्ने से। गन्ना तो हो गया एग्रीकल्चर से यानी प्राथमिक क्रिया है गन्ने को उगाना। अब गन्ने से चीनी बनाना किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा इसमें द्वितीयक। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो पशुपालन जो है वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तृतीयक क्रिया किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करती हैं, तो कैसे प्रदान करती हैं वो जैसे सेवा कार्यों द्वारा, तो तृतीयक क्रियाएं यहाँ से लेकर सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग आदि इसके क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे। तो ये तीसरा यानी 11.3 का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे बच्चों। जो मैंने अभी समझाया है, जो स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर बेस्ड है वे प्राइमरी के ऊपर जो डिपेंड होंगी वो सेकेंडरी, और जो एक तरह से क्या प्रोवाइड करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, सर्विस प्रोवाइड करेंगी, वो टर्शरी एक्टिविटीज़ रहेंगी। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, शुगर प्रोडक्शन, शुगर यानी गन्ना है तो वो कौन सी एक्टिविटी है, वो शुगर प्रोडक्शन है। प्राइमरी से सेकेंडरी है ना, यानी पहले क्या था, शुगर केन था, उससे शुगर बना, शुगर केन किस में आएगा, प्राइमरी में, और शुगर जो बन रही है वो किस में आ जाएगी, वो सेकेंडरी में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु को पालना, वो कैसी एक्टिविटी है, वो प्राइमरी है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू द टर्शरी एक्टिविटीज सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज के थ्रू, ये मेन पॉइंट रहेगा। और एग्जांपल आप दे देंगे जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ये सब आ जाएंगे। तो 11.3 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको पढ़ना है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर देता है, बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, द्रुत यानी तेज हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, तो देखिए क्यों करता है, अपने जीवन को आरामदायक और कैसा करने के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव ने पर्यावरण का किस प्रकार उपयोग किया, तो उसने फसल उगाना, ठीक है, पर्यावरण में रहते हुए फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। ये हो जाएगा 12.2 का आंसर। मानव द्वारा आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो देखिए जब क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा अनाज जो उपजाने लगा तो उसमें वस्तु विनिमय का प्रारंभ हुआ, यानी अगर आपको एक चीज़ की आवश्यकता है और दूसरे के पास वो चीज़ ज़्यादा है तो आप किसी और चीज़ के बदले उससे दूसरी चीज़ ले लोगे, वो पद्धति क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय। अब देखिए आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, यानी वस्तुओं का लेन देन।
व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। मुद्रा तो बहुत बाद में आई, उससे पहले तो वस्तुओं का बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं। तो वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा चीज़ों का आदान प्रदान जो है वो किया जाता था और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। ये 12.3 का आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी है। वाई डज ह्यूमन मॉडिफाई एनवायरनमेंट? ह्यूमन ने जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई क्यों किया? तो देखिए मॉडिफाई क्यों किया? टू मेक देयर लाइफ सिंपल एंड कंफर्टेबल, अपनी लाइफ को सिंपल और कंफर्टेबल बनाने के लिए। हाउ डिड ह्यूमन यूज़ इट्स एनवायरनमेंट? ह्यूमन ने जो है जो एनवायरनमेंट है उसका कैसे यूज़ किया? ठीक है, तो उसने टाइम रहते ही जो एनिमल्स हैं, क्रॉप हैं, उनको ग्रो करना सीख लिया। दे लर्न, यहाँ से कर देंगे, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को पालना, एंड लैंड ए सेटल लाइफ, और एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट की हेल्प से। व्हाट चेंजेस अकर्ड इन ह्यूमन लाइफ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड? सरप्लस फूड यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब फूड ग्रो करना जाने लगा तो सरप्लस फूड जो है उसके बाद क्या हुआ? तो जब सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ तो बार्टर सिस्टम चला। बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों का आपसी लेन देन, ट्रेड जो है स्टार्ट हुआ, व्यापार स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 12.3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे। ऐसा जो है अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और उन्हें मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त जो अभिजात अफसर थे वो राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती चली गई। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने किस प्रकार के संकट थे? कोई एक संकट आपको बताना है। तो उनके सामने मेन जो समस्या थी वो क्या थी कि जो मनसबदार थे उनके शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। यही सबसे मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सारा सब कुछ जो है इम्बैलेंस होने लगा था। नेक्स्ट देखिए, मनसबदारों को नियंत्रित करना कठिन क्यों हो गया था? क्योंकि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे उनकी कार्यकुशलता जो है वो समाप्त होने लगी थी। तो ये आंसर सेकंड का हो जाएगा। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो गया था। ये 13.2 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्व की मात्रा में कमी क्यों आ गई? तो राजस्व की मात्रा में जो है कमी क्यों आई थी? तो इसमें यहाँ से लिख देंगे कि मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर, देखिए यहाँ से राजस्व में कमी कैसे आई थी। मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ये आंसर रहेगा 13.3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डिड द मुगल एम्पायर फेस इन द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी? मेंशन एनी वन। तो क्या प्रॉब्लम आई थी? तो जो सूबेदार हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। ठीक है, इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर टू कीप ए चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार, उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये 13.1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डिड इट बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल मनसबदार? क्यों मुश्किल हो गया था उनके लिए कंट्रोल करना? क्योंकि जो एफिशिएंसी थी, उनके जो सक्सेसर थे, ठीक है, मुगल एम्पायर के सक्सेसर यानी जो उत्तराधिकारी थे, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। ऑफ द इम्पेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये 13.2 का आंसर हो जाएगा। वाई डिड द रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज? रेवेन्यू कलेक्शन वो डिक्रीज क्यों हो गया? तो इसमें जो मनसबदार थे वो मुगल एम्पायर वो जो है एक तरह से पावर में आ चुके थे। तो यहाँ से देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, दिस गेव दैम, यहाँ से ही हो जाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर रहेगा 13.3 का। एज द गवर्नर consolidated their control over the provinces, they periodic remission of revenue of the capital decline। तो उन्होंने अपनी पूरी पावर जो है वो उससे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे जो राजस्व है उसमें कमी आती चली गई और वो अपने आप ताकतवर हो गए मनसबदार।
उसके बाद मैप पेज देख लीजिए। आपको इंडिया के पॉलिटिकल आउटलाइन मैप पे अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, चंपारण, लखनऊ, दिल्ली और झांसी, इनको क्या करना है, इनको अंकित करना है। अभी मैप देख लेंगे हम, ये और देख लेते हैं। वेयर अहमदाबाद इज़ लोकेटेड, अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद है गुजरात में, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, पंजाब में। चंपारण कहाँ पर है, चंपारण होगा बिहार में। एंड लखनऊ, वेयर लखनऊ इज़ लोकेटेड, लखनऊ यूपी। एंड हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली, दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी, झांसी में किसने किया था, झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ से भी देख लीजिए, हिंदी मीडियम में देख लीजिए, मानचित्र दिया गया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये हो जाएंगे क्लियर। अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा, जलियांवाला बाग पंजाब में, चंपारण बिहार में, लखनऊ यूपी में। और इसमें हो जाएगा 1857 का विद्रोह दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। और झांसी में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो आइए मैप देख लेते हैं। तो यहाँ से आप मैप कर लेंगे, जलियांवाला बाग कहाँ होगा, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पूछा गया है आपसे, उसके बाद लखनऊ यूपी में, ठीक है, झांसी हो जाएगा। उसके बाद बिहार में चंपारण और गुजरात में हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर। तो ये कंप्लीट पेपर, आई होप सारे क्वेश्चंस आप सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।